सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर हुकूमत की। एक ऐसी ताकत जिसकी नौसेना का डंका दक्षिण पूर्व एशिया तक बजता था। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे ही महान राजवंश की, चोल साम्राज्य। कभी सोचा है कि एक जमाना था जब हिंद महासागर पर किसी भारतीय साम्राज्य का राज चलता था? जी हाँ, एक ऐसा साम्राज्य जिसने समंदर की लहरों को ही अपना रास्ता बना लिया था। तो मिलिए चोल राजवंश से। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने इस वंश की नींव रखी और इसने आने वाले वक्त में इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। तो आइए इस शानदार साम्राज्य की कहानी को समझते हैं 5 हिस्सों में। हम देखेंगे कि कैसे वो समंदर के स्वामी बने, कैसे उन्होंने पत्थर में अपना इतिहास लिख दिया, गंगा तक उनकी विजय का सफर कैसा था, उनकी हुकूमत में लोकतंत्र की जड़ें कैसी थीं और आखिर में उनकी बेमिसाल कला के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी उस कामयाबी की जो आज भी हैरान कर देती है। वो थी समंदर पर उनकी बेमिसाल हुकूमत। 1000। ये कोई मामूली गिनती नहीं है। ये उन जहाज़ों की संख्या है जिन्हें राजेंद्र चोल ने श्री विजय साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेजा था। सोच कर देखिए, 1000 जहाज़ों का बेड़ा, क्या नज़ारा रहा होगा। और ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, समुद्री व्यापार पर कब्जा करने की। पहला कदम, श्रीलंका पर जीत हासिल करो। दूसरा, चीन तक जाने वाले व्यापार के रास्तों को अपने काबू में करो। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, श्रीविजय यानी आज के इंडोनेशिया और मलेशिया पर हमला करो। और उन्होंने ये कर दिखाया। राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम के दौर में पूरे के पूरे श्रीलंका द्वीप पर चोल साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। ये उनकी ताकत का एक जबरदस्त सबूत था। समंदर पर तो उनकी हुकूमत थी ही, लेकिन जमीन पर भी वो अपनी ताकत की ऐसी निशानियां छोड़ गए जो आज भी खड़ी हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने पत्थर में अपना इतिहास लिख दिया। ये है तंजावुर का मशहूर बृहदेश्वर मंदिर। इसे राजराजा प्रथम ने बनवाया था, पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। 80 टन, जी 80 टन। ये वजन है उस एक पत्थर का जो इस मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पे रखा है। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के 80,000 किलो का पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कैसे गया होगा? ये सवाल आज भी एक पहेली है। असल में चोलों ने मंदिर बनाने की द्रविड़ शैली को एक नई ऊंचाई दी। इसकी पहचान है ऊंचे ऊंचे विमान यानी मंदिर के टावर और शानदार गोपुरम यानी इसके बड़े बड़े एंट्री गेट्स। अब एक ऐसे मिलिट्री कैंपेन की बात करते हैं जो सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी एक अलग ही विरासत बनाने के लिए था। राजेंद्र प्रथम ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपनी सेना को दक्षिण से उत्तर की ओर 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करने का हुक्म दिया। रास्ते में पाल राजा महिपाल को हराया और आखिरकार वो पहुंचे पवित्र गंगा के किनारे। सच में ये किसी महाकाव्य से कम नहीं था। और इसी शानदार जीत के बाद राजेंद्र प्रथम को एक नया नाम मिला, गंगई कोंड चोल। इसका मतलब है वो चोल राजा जिसने गंगा को जीत लिया। और इस जीत को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नई राजधानी ही बसा दी, जिसका नाम रखा गंगई कोंडचोलपुरम। तो हमने उनकी फौजी ताकत देख ली, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? चलिए अब जरा उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने के तरीके पर नजर डालते हैं। देखिए, पूरा साम्राज्य बड़े बड़े प्रांतों में बटा था, जिन्हें मंडलम कहते थे। लेकिन चोल साम्राज्य की असली ताकत थी गांवों में। वहां का शासन ग्राम सभाएं चलाती थी, यानी लोकल लेवल पर लोगों के हाथ में पावर थी। और जरा ये नियम सुनिए जो 1000 साल पहले पत्थर पर लिखा गया था। उत्तर मेरूर के शिलालेख पर साफ साफ लिखा है, जिसने अपने हिसाब किताब जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सोचिए जरा, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही पर कितना जोर था। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक मजबूत शासन की बुनियाद थी। कितना दिलचस्प है ना, कि चोलों के बनाए नियम आज भी कितने जरूरी लगते हैं।
जहां वो भ्रष्टाचार और पैसों की पारदर्शिता को लेकर इतने सख्त थे, वहीं आज की सरकारें भी इन्हीं मुद्दों जैसे अकाउंटेबिलिटी और एंटी करप्शन से जूझ रही हैं। तो अब आते हैं हम आखिरी लेकिन शायद सबसे खूबसूरत हिस्से पर, चोल साम्राज्य की वो कला जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। चोल काल की सबसे बड़ी पहचान है उनकी बनाई कांस्य की मूर्तियां। इन्हें बनाने की जो लॉस्ट वैक्स तकनीक थी, वो इन मूर्तियों में ऐसी जान डाल देती थी, ऐसी खूबसूरती भर देती थी कि आज भी देखने वाले देखते रह जाते हैं। और इन सभी मूर्तियों में सबसे मशहूर है नटराज, भगवान शिव की वो मूर्ति जिसमें वो अपना ब्रह्मांडीय नृत्य यानी कॉस्मिक डांस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये प्रतीक है जीवन और मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्र का। ये उनकी कला का सबसे ऊंचा मुकाम था। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि हमारे इतिहास में ऐसे और न जाने कितने शानदार पन्ने हैं जिन्हें शायद हम पलटकर देखना ही भूल गए हैं।